हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त रवि नेहरा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रवि नेहरा क्लासेस में। दोस्तों, आप सबको पता है इनकम टैक्स के अंदर हम सैलरी के चैप्टर्स को पढ़ते हुए चल रहे थे, जिसमें हम बेसिक सैलरी का पार्ट्स कवर कर चुके हैं। मैंने आपको फॉर्मेट भी दे दिया है। लास्ट हमारी जो क्लास थी वो सिंपलेस्ट फॉर्मेट ही थी, ठीक है। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से जाके आप उस क्लास को देख सकते हैं, जिससे आपको सैलरी के क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है? ग्रेचुटी का मतलब होता है उपहार, या हम हिंदी में अगर और थोड़ा सा प्योर हिंदी में बात करें तो अनुदान। अनुदान का मतलब क्या है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको अपनी तरफ से कुछ पैसे देगा, कुछ आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगा। एक वॉलेंट्री पेमेंट की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय के लिए, पर ये आपको तभी मिलेगी जब आप किसी एम्प्लॉयर के पास 5 से ज़्यादा सालों के लिए काम करेंगे। अगर आपने सपोज करिए कहीं पे जॉब की और आपने वो 5 साल से पहले छोड़ दी, तो वो एम्प्लॉयर जो है वो आपको ग्रेचुटी नहीं देगा। तो ग्रेचुटी के लिए आपको कम से कम 5 साल उसके यहाँ पर जॉब करनी पड़ेगी। और ग्रेचुटी जो हमारी होती है, ये ग्रेचुटी एक्ट, जो हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है 1972, उसके अंडर आता है, जो कि एक स्टेटरी रिकॉग्निशन है। मतलब कि अगर आपने 5 साल से ज़्यादा किसी के पास जॉब की तो आपको ग्रेचुटी मिलेगी, ये कंफर्म है। तो जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं हमारे, वो सभी इसके अंदर आते हैं। उन सभी एम्प्लॉयर्स को अगर उनके एम्प्लॉय ने 5 साल से ज़्यादा जॉब की है तो उनको ग्रेचुटी देनी होती है। और ये जो ग्रेचुटी है ये आपको या तो मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या फिर अगर आप अपने एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट करते हैं, कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं काम करने के लिए। सपोज करिए 6 साल आपको हो गए हैं और अब आप दूसरी जगह जॉब करना चाहते हैं, तो भी आप जो ग्रेचुटी है उसको ले सकते हैं। या फिर अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी आपको ग्रेचुटी दी जाती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम्स में आती हैं। जब भी आपकी ग्रेचुटी की वर्किंग आएगी तो एग्जेम्पशंस के बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो चलिए जान लेते हैं इसकी एग्जेम्पशंस क्या क्या रहने वाली हैं। अगर कोई डिफेंस सर्विसेज के अंदर मेंबर है, जैसे हमारे आर्मी पर्सनल हैं या फिर हमारे ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं, जो पुलिस वाले हैं या सीआरपीएफ सीआईएसएफ वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी डिफेंस सर्विसेज के अंदर आती हैं और इनको फुल्ली एग्जम्प्ट किया गया है। इनकी जो ग्रेचुटी इनको रिसीव होगी उस पर इनको कोई टैक्स नहीं देना। वहीं अगर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या फिर हमारा सिविल सर्विसेज के जो मेंबर है, जो आईएएस आईपीएस आईआरएस जो होते हैं, ये सभी लोग हमारे लिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। तो इनको भी कोई भी अपने यहाँ पर ग्रेचुटी के ऊपर रिडक्शन नहीं देनी है। इनकी भी ग्रेचुटी आपकी बिल्कुल टैक्स फ्री होती है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। वहीं बात करते हैं उन एम्प्लॉयज़ की जो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले वो लोग होते हैं जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर आते हैं, जिनको उसके अंदर कवर किया जाता है। या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर नहीं आते। तो चलिए वन बाय वन हम इनको जान लेते हैं कि ये कौन कौन से लोग हैं और इनकी कैलकुलेशंस कैसे होगी अगर हम इनकी ग्रेचुटी निकालनी हो। तो अगर कोई एम्प्लॉई कवर होता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी कंप्यूटेड सैलरी निकालनी पड़ेगी। कंप्यूटेड सैलरी के लिए आपको उसकी बेसिक सैलरी लेनी है और उसको जितने भी तरह के डीए मिल रहे हैं, डीएनएस अलाउंस जो मिल रहे हैं, वो आपको सारे यहाँ पर ले लेने हैं। उसके बाद आपको एक छोटी सी 3 लाइन की एक वर्किंग है, वो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, जिससे आपकी एग्जिबिशन अमाउंट निकल जाएगी। तो पहला पॉइंट होता है आपका 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। उसने जो अपने सर्विस पूरी की है, जितने भी साल, सपोज करिए अगर किसी ने 25 साल सर्विस करी है, तो 25 साल की सर्विस का हर महीने की 15 दिन आपको उसकी सैलरी लेनी है। प्लस आपको जो ग्रेचुटी रिसीव हुई है वो लेंगे। और लास्ट होती है मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख रुपीज़। इन तीनों में जो भी छोटा होगा, जो भी लोअर होगा, वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बाकी सारी की सारी वैल्यू आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो मैंने आपसे कहा कि 15 दिन की सैलरी लेनी है ना। और वो 15 दिन की सैलरी कैसे लेंगे आप, जो उसकी लास्ट मंथ की सैलरी होगी वो इंटू 15 और डिवाइड बाई 26। यहाँ 26 हम इसलिए करते हैं क्योंकि संडेज को काउंट नहीं किया जाएगा, संडे अलग कर दिए जाते हैं। तो 26 दिन यहाँ पे लेने हैं, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अगर किसी इंसान ने, जिसका रिटायरमेंट हो रहा है, पार्टली पीरियड ऑफ सर्विस उसका कह सकते हैं हम, अगर उसने 6 महीने से ज़्यादा जॉब की है और उसके बाद वो छोड़ रहा है, सपोज करिए अगर कोई इंसान 7वें महीने में अपनी जो जॉब है उसको छोड़ता है, तो उसको पूरा 1 साल काउंट किया जाएगा। उसको आप 7 महीने को इग्नोर नहीं करेंगे या फिर 7 महीने ही नहीं लेंगे, आप उसको पूरा साल काउंट करेंगे और उसके हिसाब से इसकी वर्किंग करेंगे।
इसके अलावा आपकी ग्रेचुटी जो रिसीव होती है ड्यूरिंग द सर्विस वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। तो सर्विस के दौरान आपको कभी ग्रेचुटी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसके लिए आपको फिर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप लेते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, तो जो अभी मैंने आपको कैलकुलेशंस दिखाई थी वही कैलकुलेशंस आपको करनी है और उसकी जो एग्जेम्प्ट वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब बात आती है कि अगर क्वेश्चन में हमें कुछ भी ना कहा गया हो कि वो कवर्ड है या नहीं है, तो आप ऐसी स्थिति के अंदर आप ये मान के चलेंगे कि वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होता। तो उसकी वर्किंग हम अभी सीखेंगे आगे, तो उसके लिए भी बात करेंगे। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि अगर किसी का सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि शुगर मिल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनका क्या होता है कि 6 महीने काम चलता है और 6 महीने उनकी जो जॉब होती है वो बंद रहती है। तो ऐसे केस में आपके डेज हाफ हो जाएंगे, 15 की जगह आप लेंगे 7 डेज। ये आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर बहुत रेयर होता है कि क्वेश्चंस आए, बट फिर भी मैंने ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको दिया है। लास्ट हमारा आता है एम्प्लॉयज़ नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक तो बेसिक सैलरी जो है आपकी वो लेनी है, बट इस बेसिक सैलरी के अंदर आपको लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी है। एक तो ये चीज़ है। डीए आपका अंडर द टर्म्स होना चाहिए, जबकि वहाँ पर ओल्ड डीए लेने थे, और प्लस यहाँ पर आपका कमीशन ऑन सेल भी आएगा। तो एक तो आपको कंप्यूटेड सैलरी अपनी यहाँ पे याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा वही हमारे 3 पॉइंट है। 15 डेज सैलरी लेनी है आपको हर कंप्लीटेड ईयर की, जो ग्रेचुटी रिसीव हुई है वो लेनी है, और 20 लाख रुपीज़ मैक्सिमम अमाउंट है। विच एवर इज लोअर इक्वल्स टू एग्जेम्प्ट, जो भी कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी एग्जेम्पशन के बाद जो अमाउंट बचेगी वो पूरी की पूरी आपकी टैक्सेबल होगी। पर यहाँ पर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमने 15 डेज सैलरी की बात की है, तो यहाँ पर 15 डेज सैलरी के लिए आपको लेना है 15/30। वहाँ पर हमने क्या लिया था 15/26, तो यहाँ पर आपको 30 लेना है, ये आप याद रखेंगे। प्लस हमने वहाँ बात की थी अगर 6 महीने से ज़्यादा किसी ने जॉब की है तो उसको हम 1 साल कंसिडर करते हैं, बट अगर यहाँ पर किसी ने 6 महीने या उससे ज़्यादा जॉब की है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके जो कंप्लीटेड ईयर्स हैं हमें सिर्फ वही लेने हैं, उसके अलावा कोई भी पार्ट नहीं लेना। अगर आपको ग्रेचुटी ड्यूरिंग द सर्विस रिसीव हो गई है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होती है, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। अगर कोई एम्प्लॉई है उसने ग्रेचुटी रिसीव करी है 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयर से, तो उसकी जो एग्रीगेट अमाउंट होगी ना वो 20 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम जो आपको अमाउंट दी गई है, जो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी वो 20 लाख की मिलेगी, इससे ज़्यादा आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एम्प्लॉई है जिसने पहले ग्रेचुटी रिसीव कर ली है अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से, और अब वो किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास में काम कर रहा है, ठीक है, और वहाँ से ग्रेचुटी वो लेना चाह रहा है, तो उस टाइम पर भी उसको 20 लाख की लिमिट ही दी जाएगी। सपोज करिए अगर उसने प्रीवियस एम्प्लॉयर से 15 लाख रुपीज़ एज अ ग्रेचुटी रिसीव कर ली है, तो अब उसको मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ की ग्रेचुटी मिलेगी, उससे ज़्यादा ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। तो जो आपकी लिमिट है वो 20 लाख ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा ये लिमिट आपकी नहीं रहने वाली। उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्रेचुटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में जिसमें हम बात करेंगे पेंशन की। आपको उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे सारे कॉन्सेप्ट, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको इनके क्वेश्चंस की भी ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके क्वेश्चंस भी आपको कराऊं कि किस तरीके से ग्रेचुटी कैलकुलेट होती है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर उसको ज़रूर बताइए कि किन किन लोगों को इसकी ज़रूरत है कि हाँ हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।